दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां आपको सफल होने के लिए प्रतिभा तो मायने रखती ही है, लेकिन साथ में धैर्य, अनुशासन, ईमानदारी और भावनाओं पर काबू रखने की कला भी आपको आनी चाहिए। वरना आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। आज की वीडियो में भी हम एक ऐसे ही क्रिकेटर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनमें ये सभी क्वालिटी मौजूद थी और जिसके दम पर आगे चलकर उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं न्यूजीलैंड के सर्वकालीन महान क्रिकेटरों में से एक डैनियल विक्टोरी की, जिन्होंने अपनी शानदार खेल की बदौलत न्यूजीलैंड टीम को कई बेहतरीन यादें दी है और साथ ही अपने गेम स्पिरिट की वजह से विश्व भर में अपने करोड़ों फैंस भी बनाए। इसीलिए अगर माइक हसी मिस्टर क्रिकेट है तो डैनियल विक्टोरी को हम मिस्टर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कह सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इस शानदार क्रिकेटर की जिंदगी और करियर के बारे में। डैनियल लुका विक्टोरी का जन्म 27 जनवरी 1979 को न्यूजीलैंड के एक शहर ऑकलैंड में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग हैमिल्टन स्थित सेंट पॉल्स कॉलेजिएट स्कूल से पूरी की। उनके पिता रेंजो विक्टोरी, जो कि एक इटालियन मूल के हैं, पेशे से एक कंपनी में फाइनेंस डायरेक्टर थे और वहीं उनकी मां रॉबिन विक्टोरी एक हाउसवाइफ थी। स्कूल के दिनों से ही विक्टोरी को स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी थी और उन दिनों विक्टोरी अपने स्कूल क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे। स्कूल के शुरुआती दिनों में विक्टोरी ने एक मीडियम पेसर के तौर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने स्पिन गेंदबाजी करनी शुरू कर दी। अपने बॉयज लुक, फ्लॉपी हेयर और स्पेक्स की वजह से लोगों ने उनका निकनेम ही हैरी पॉटर रख दिया था। लोगों को क्या पता था कि यह स्कूल बॉय सा दिखने वाला लड़का आगे चलकर न्यूजीलैंड क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। उनके कंटेम्परेरी रहे वार्न और मुरलीधरन से अलग विक्टोरी अपने शार्प टर्न के लिए फेमस थे। उनके पास लाइन लेंथ के अलावा पेस और वेरिएशंस दोनों ही थे, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को शुरुआत में उन्हें खेलने में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती थी। डैनियल विक्टोरी ने सीजन 1996-97 में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेलते हुए अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत की थी। अभी उन्होंने केवल 2 फर्स्ट क्लास मैचेस ही खेले थे कि तभी उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की नेशनल टीम की तरफ से भी बुलावा आ गया, जहां उन्होंने 18 साल की उम्र में 6 फरवरी 1997 को वेलिंगटन टेस्ट में खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा और 2 विकेट लेने में भी सफलता हासिल की। इसी के साथ वो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले न्यूजीलैंड के यंगेस्ट प्लेयर भी बन गए थे। वैसे तो विक्टोरी स्कूल के दिनों से ही एक फार्मासिस्ट बनना चाहते थे और जब उन्हें न्यूजीलैंड की नेशनल टीम की तरफ से बुलावा आया, तब कुछ समय पहले ही वो एक यूनिवर्सिटी में हेल्थ साइंस कोर्स के लिए एनरोल्ड हुए थे। मार्च 1997 में श्रीलंका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में भी विक्टोरी को मौका दिया गया और विक्टोरी ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए हैमिल्टन टेस्ट में कुल 9 विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाने के साथ साथ अपनी काबिलियत को भी साबित कर दिखाया। टेस्ट क्रिकेट में किए गए उनके उम्दा प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं ने इसी महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज के लिए भी उन्हें टीम में रखा। इस तरह उन्होंने 25 मार्च 1997 को दूसरे ओडीआई मुकाबले में खेलते हुए लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया, जहां वो कोई भी विकेट हासिल नहीं कर सके, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। पर टेस्ट टीम में उन्होंने अपनी जगह कायम रखी। मार्च 2000 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑकलैंड टेस्ट में विक्टोरी ने 12 विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 विकेट भी पूरे किए। इसी के साथ वो ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज भी बन गए थे। टेस्ट क्रिकेट में तो विक्टोरी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में उनका प्रदर्शन बेहद ही साधारण रहा था। शायद यही वजह थी कि उन्हें साल 1999 के वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम के 15 सदस्यों में शामिल करने के बावजूद प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया गया था। साल 2003 के वर्ल्ड कप में बेशक उन्हें मौका मिला था, लेकिन वो इस मौके का फायदा नहीं उठा सके। उनके खराब प्रदर्शन का अंदाजा
आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में 7 मैचों में हिस्सा लिया और केवल 2 ही विकेट ले सके। हालांकि इस वर्ल्ड कप में किए गए निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने विक्टोरी पर अपना भरोसा कायम रखा और मई 2003 में होने वाली ट्राई नेशंस ओडीआई सीरीज के लिए उन्हें टीम में जगह दी। विक्टोरी ने भी अपने कप्तान के भरोसे को सही साबित करते हुए सीरीज में कुल 10 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को इस ट्राई सीरीज का विनर बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। फिर साल 2004 में खेले गए नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल मुकाबले में भी वेस्टइंडीज के खिलाफ जब न्यूजीलैंड को विकेटों की सख्त जरूरत थी, तब विक्टोरी ने अपनी फिरकी का जादू बिखेरते हुए 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को इस साल के नेटवेस्ट सीरीज का विजेता बना दिया था। विक्टोरी एक शानदार गेंदबाज तो थे ही, इसके अलावा वो लोअर ऑर्डर के बेहतरीन बल्लेबाज भी थे। उन्होंने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के लिए कई लाजवाब पारियां खेली है। उन्हीं में से एक पारी दिसंबर 2003 में पाकिस्तान के खिलाफ हैमिल्टन टेस्ट में उन्होंने खेला था, जहां उन्होंने 8वें नंबर पर ही बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 137 रन बनाए थे और इस टेस्ट को ड्रॉ कराने में अपना अहम योगदान दिया था। विक्टोरी की एक खासियत यह भी है कि वो दोनों हाथों से बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकते हैं। साल 2007 में स्टीफन फ्लेमिंग द्वारा ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद विक्टोरी को न्यूजीलैंड टीम का कप्तान बना दिया गया। उनकी कप्तानी में ही न्यूजीलैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका गई, जहां 12 सितंबर 2007 को केन्या के खिलाफ खेलते हुए विक्टोरी ने T20 क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया। उनकी कप्तानी में ही न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। अगस्त 2009 में कोलंबो टेस्ट में खेलते हुए विक्टोरी ने कुमार संगकारा का विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट भी पूरे किए। इसी साल सितंबर में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में विक्टोरी ने अपने ऑलराउंड खेल के दम पर न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा दिया था। उन्होंने इस दौरान पहले तो श्रीलंका के खिलाफ 48 रन बनाने के साथ ही 2 विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई। फिर पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भी उन्होंने 3 विकेट लेने के साथ साथ 41 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। लेकिन इसी मैच के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग की इंजरी भी हो गई, जिसकी वजह से वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए, जिसका खामियाजा न्यूजीलैंड को यह चैंपियंस ट्रॉफी गंवाकर भुगतना पड़ा। साल 2011 में न्यूजीलैंड क्रिकेट में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें ऑफिसर ऑफ द न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट देकर भी सम्मानित किया गया। साल 2014 तक आते आते विक्टोरी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे, जहां उनके रिटायरमेंट की अटकलें भी तेज होने लगी थी। उन्होंने भी नवंबर 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजहां टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर इन अटकलों पर विराम लगा दिया, लेकिन वो ओडीआई क्रिकेट खेलते रहे। विक्टोरी साल 2015 के वर्ल्ड कप खेलने वाली न्यूजीलैंड टीम का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए कुल 16 विकेट लेकर अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अपनी एक अलग भूमिका निभाई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में बल्लेबाजों के लाचार प्रदर्शन की वजह से विक्टोरी को ज्यादा कुछ कर दिखाने का मौका नहीं मिला और न्यूजीलैंड यह मुकाबला 7 विकेट से गंवाकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका गंवा बैठी। इसी वर्ल्ड कप के बाद विक्टोरी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की भी घोषणा कर दी। उनके रिटायरमेंट के साथ ही वर्ल्ड क्रिकेट ने अपने फाइनेस्ट एम्बेसडर्स में से एक को भी खो दिया था। विक्टोरी अपने करियर के दौरान लगातार बैक की इंजरी से जूझते रहे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार टीम से बाहर भी होना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर बार उनका कमबैक शानदार रहा। उन्हें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसे उन्होंने पूरे शिद्दत के साथ निभाया और अपनी टीम के लिए एक मिसाल कायम की। विक्टोरी उन चंद क्रिकेटरों में से एक थे जिन्हें ग्राउंड पर खेल भावना का सम्मान करने के लिए जाना जाता है। उन्हें प्लेयर्स को स्लेज करना या खेल में किसी तरह की चीटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा ग्राउंड पर अपने इमोशंस पर काबू रखने की कोशिश करते थे और सभी प्लेयर्स को उचित सम्मान देते थे और ऐसा ही अपने प्लेयर्स को भी करने के लिए मोटिवेट करते थे। उनकी कप्तानी में ही साल 2009 और साल 2010 में न्यूजीलैंड आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी और साल 2012 में तो विक्टोरी को
आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड देकर भी सम्मानित किया गया था। उनके स्टैट्स पर एक नजर डालें तो उन्होंने 113 टेस्ट मैचों में 6 शतकों और 23 अर्धशतकों की मदद से 4,531 रन बनाए हैं और साथ ही 34.36 की एवरेज से 362 विकेट भी अपने नाम किए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 87 रन देकर 7 विकेट है। वहीं 295 ओडीआई मैचों में 4 अर्धशतकों की मदद से 2,253 रन बनाए हैं और साथ ही 31.71 की एवरेज से 305 विकेट भी अपने नाम किए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 रन देकर 5 विकेट है। वह टेस्ट इतिहास में 300 विकेट लेने और 3,000 रन बनाने वाले 8वें खिलाड़ी है। इसके अलावा उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। साल 2008 के आईपीएल ऑक्शन में $6,25,000 के प्राइस पर वह दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ जुड़े। साल 2011 में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने $5.5 लाख के प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया और उन्हें टीम का कप्तान भी बनाया गया। उनकी कप्तानी में आरसीबी उस साल आईपीएल के फाइनल में भी पहुंची। उन्होंने 2012 और 2013 में भी टीम की कप्तानी जारी रखी, लेकिन इंजरी और खराब फॉर्म की वजह से उन्होंने कप्तानी विराट कोहली को सौंप दी। साल 2014 के आईपीएल में तो वो बेंगलोर टीम के हेड कोच भी थे। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2007 में मैरी ओ कैरोल से विवाह किया है, जिनसे उन्हें 3 बच्चे भी हैं। साल 2008 में डेनियल विक्टोरी टर्निंग पॉइंट नाम से उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश हुई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। फिलहाल वो कोचिंग के फील्ड में व्यस्त है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो किसी और महत्वपूर्ण भूमिकाओं में भी नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी न्यूजीलैंड के महान क्रिकेटरों में से एक डेनियल विक्टोरी की जिंदगी और क्रिकेटिंग सफर की एक छोटी सी दास्तां। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।